मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। चलिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो एग्जाम में अगर आता है तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। और पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा देखने को मिला है कि सिलेबस में कहीं मशीन इनपुट था नहीं। यूपीएसआई में तो ऐसा हादसा हुआ कि सिलेबस में कहीं नहीं था मशीन इनपुट, और 10-10 12-12 क्वेश्चन एक एक पेपर में डाल दिए थे। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ हुई तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अगर 3 क्वेश्चन भी डाल देता है तो समझ लीजिए लाखों लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आता है तो हमें आना चाहिए। तो मशीन इनपुट क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इन्हें करना होता है, देखते हैं। आप मुझे बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम्स मत गिनाइए कि स्लॉक्स करा दीजिए या ये सब मैं कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। आप आज इसको ठीक से पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। मशीन इनपुट, मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि इनपुट शब्द का मतलब क्या होता है। तो मैं समझता हूं कि सब लोग जानते हैं इनपुट किसे कहते हैं। इनपुट का मतलब होता है ऑर्डर, आदेश, कमांड। यानी आपने अपनी लोक भाषा में भी सुना होगा बहुत बार कि ये अपनी भाषा नहीं बोल रहा है, इसको इनपुट कहीं दूसरी जगह से मिल रहा है। ऐसा लोग व्यंग्यात्मक भाषा में भी बात करते हैं कभी कभी, और कभी कभी सहज रूप से बोल देते हैं कि इसको इनपुट कहीं दूसरी जगह से मिल रहा है, ये अपनी बात नहीं कर रहा है। तो इनपुट का मतलब होता है कमांड। लेकिन किसको दी जाने वाली कमांड? मशीन को दी जाने वाली कमांड। यानी मशीन कोई भी अपने आप काम नहीं करती, मशीन से काम करवाना पड़ता है, मशीन को ऑर्डर देना पड़ता है। और बात अगर मशीन की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पहले हमारे दिमाग में जो मशीन आती है वो आती है कंप्यूटर। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर को दिया जाने वाला इनपुट ही मशीन इनपुट कहलाता है। तो कंप्यूटर को जब हम इनपुट देते होंगे तो अपनी भाषा में देते होंगे। यानी कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है जिसको कुछ भी नहीं आता, ताकत उसमें बहुत है लेकिन उसको आता कुछ नहीं है। कंप्यूटर से काम हमें करवाना पड़ता है। कंप्यूटर को बस आप कमांड दीजिए, उसको सिखाइए, उसको बताइए, फिर वो चाहे जितना काम कर सकता है। लेकिन आप ये कहें कि कंप्यूटर अपने आप कोई काम कर देगा, वो कभी नहीं करेगा। तो कंप्यूटर को जब हम सिखाते होंगे, जब उसको कमांड देते होंगे, तो हम अपनी भाषा में कमांड देते होंगे। यानी या तो इंग्लिश में देते होंगे या हिंदी में देते होंगे या और भी किसी लोकल लैंग्वेज में हम उसको कमांड देते होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में ये भाषाएं लोगों को आती हैं। अब कंप्यूटर की समस्या यह है कि कंप्यूटर न तो समझता है इंग्लिश को और ना ही समझता है हिंदी को। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उस भाषा का नाम है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है। आप में से हो सकता है कुछ लोग बाइनरी लैंग्वेज समझ रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश और हिंदी की अगर मैं लिपि की बात करूं तो इंग्लिश की लिपि होती है रोमन और हिंदी की लिपि हम जानते हैं देवनागरी। ऐसे ही मशीन लैंग्वेज की जो लिपि है उसका नाम है बाइनरी लिपि। यानी बाइनरी फॉर्मेट होता है इसका। ये किस फॉर्मेट में होती है? वो बाइनरी फॉर्मेट है जिसमें 2 कोड होते हैं, 0 और 1 जैसे। 0 और 1 नहीं होते, वो 0 और 1 जैसे होते हैं, इसीलिए ये कोड हैं। क्योंकि अगर हमने इसको 0 और 1 कह दिया तो फिर ये कोड नहीं होंगे, फिर तो ये 0 और 1 होंगे। खैर, मुद्दे की बात करते हैं हम जब कंप्यूटर को इंग्लिश और हिंदी में कमांड देते होंगे तो कंप्यूटर उसको समझता नहीं है। कंप्यूटर समझता है किसको? मशीन लैंग्वेज को। छोटी सी बात समझनी है बस आपको, फिर चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये ठीक वैसी ही कंडीशन हो गई जैसे बहुत बार
हिंदुस्तान का आदमी यानी हिंदी में सोचने वाला आदमी अगर इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश बोले, हिंदी में सोचने वाला आदमी जब इंग्लिश बोलता है तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में एक सेंटेंस आया हिंदी में, उसको सबसे पहले वो ट्रांसलेट करता है, देन उसको स्पीक आउट करता है इंग्लिश में, तब उसको इंग्लिश में बोलता है। फिर दूसरा सेंटेंस उसके दिमाग में आता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है। क्या ऐसा होता है कभी कि एक साथ 100-200 सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिए जाएं और AK-47 की तरह दागते चले जाएं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आदमी बोल रहा होगा तो ट्रांसलेट करना बंद हो जाता है, और ट्रांसलेशन कर रहा होता है तो बोलना बंद हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का आदमी जब अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है, हिंदी में सोचने वाला, हिंदी हिंदुस्तान में भी कुछ लोग इंग्लिश में सोचते हैं, हिंदी में सोचने वाला आदमी जब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता है तो हाथ पैर ज्यादा चलाता है, क्योंकि उसके दिमाग में आइडियाज जल्दी जल्दी आ रहे हैं लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। या बीच बीच में देखा होगा यूनो बोलते हैं, जरूरत नहीं है यूनो की, लेकिन फिर भी यूनो लगा रहा है। वो यूनो इसलिए लगा रहा है कि उस ब्रेन बिजी है किसमें, ट्रांसलेट करने में। तो जैसे ही ट्रांसलेट करेगा तब वो बोल पाएगा, उससे पहले बेचारा सहारा ले रहा है यूनो से। तो एक्चुअल में ट्रांसलेट का जो प्रोसेस है वो 1 by 1 ही हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे ही कंप्यूटर की मजबूरी है कि कंप्यूटर को जब हम हिंदी या इंग्लिश में कमांड देते हैं तो कंप्यूटर इसको नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को। तो हम जो कमांड देते हैं उस कमांड को चेंज किया जाता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। कौन चेंज करता है इसको? इसको चेंज करता है कंपाइलर, यानी हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक बॉडी होती है जिसका नाम है कंपाइलर, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइल करना। इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइल, यानी हिंदी और अंग्रेजी को किसमें कंपाइल करता है वो, मशीन लैंग्वेज में। तो एक एक करके करता होगा कि एक साथ, एक एक करके, एक साथ कंपाइल नहीं कर पाता। यानी आप अगर ये सब चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, आपने कभी कोडिंग वोडिंग कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, कभी कोई सी जावा पाइथन नहीं सीखा है, तो आप सामान्य सी बात समझ लीजिए। बस सामान्य सी बात यह समझ लीजिए कि कंप्यूटर ने आपने कंप्यूटर को 2 काम बताए और आपने कहा कि भाई मैं लौट के आ रहा हूं, ये 2 काम करके रखना। आप लौट के आए तो कंप्यूटर ने एक भी काम नहीं किया, और आपने कंप्यूटर से शिकायत की कि भाई काम क्यों नहीं किया है, तो उसने लॉजिक दिया कि आपने सर ये नहीं बताया था कि इन 2 कामों में से पहले कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है। यानी आप अपना ही माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई गलती मेरी ही है, मुझे बताना चाहिए था कि कौन सा वाला काम पहले करना है और कौन सा वाला बाद में करना है। यानी कुल मिलाकर हमें समझ में आ गया कि कंप्यूटर को एक एक करके ही कमांड देनी पड़ेगी। एक साथ कमांड देने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा, बहुत लंबा चौड़ा एरर आ जाता है। आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग की होगी, कहीं कोई प्रोग्राम रन कराया होगा, कॉमा लगाना भूल जाए, एंटर दबाना भूल जाए तो लंबा चौड़ा एरर आता है। यानी हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को जब भी कमांड देंगे तो एक एक करके कमांड देंगे। अब समस्या इस बात की है कि ये सब है क्या, क्यों आता है हमारे एग्जाम में। तो पहले ये बैंक के एग्जाम में देखने को मिलता था, लेकिन अभी तो स्थिति ऐसी हो गई कि UPSSC जैसे एग्जाम में आ गया, यानी किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्या होता है बैंक में, कैसे नीड हो सकती है इसकी, जैसे मान लेते हैं बैंक में आप लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपके बैंक में 20,000 लोगों ने अकाउंट ले रखा है, जिनमें से 5,000 लोगों के पास में लोन है। एक दिन आपके मैनेजर ने आपसे कहा कि सर मुझे ऐसे सारे लोगों की लिस्ट दे दीजिए जिनके पास 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन है, क्योंकि भारत सरकार ने 1 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया है। तो जिनके पास 1 लाख रुपए तक का लोन है उनकी लिस्ट मुझे भारत सरकार को भेजनी पड़ेगी, जहां से हमें पैसा मिलेगा। तो 5,000 लोगों में से कितने के पास 1 लाख रुपए तक का लोन है? अगर एक एक अकाउंट के सिर पर क्लिक करके आप देखेंगे तो 15 दिन में 5,000 अकाउंट फिल्टर नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें
कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा और कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई मैं एक काम करवाना चाहता हूं। क्या काम करवाना चाहता हूं, यहां से अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। काम ये करवाना चाहता हूं कि मेरे पास लोगों के अकाउंट नंबर हैं, उनका नेम है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका एड्रेस है, किस डेट में लोन लिया था ये है, अमाउंट कितना है ये है, गारंटर कौन है ये है। ये सारी डिटेल्स मेरे पास है, लेकिन मेरा काम इस डिटेल से, इस ऑर्डर से नहीं हो रहा है। मुझे ये ऑर्डर चेंज करना है। कंप्यूटर ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बस एक बार बता दीजिए कि क्या करना है, कैसे चेंज करना है, एक एग्जांपल दे दो, यानी 5000 में से एक को करके दिखा दो, बाकी 4999 को मैं आपको 1 सेकंड में करके दे दूंगा। तो कंप्यूटर को हमने बताया कि भाई सबसे पहले आप एक काम करना, अकाउंट नंबर न रख के सबसे पहले आप अमाउंट को कंपाइल करा देना, यानी सबसे पहले हमें अमाउंट दिखाई दे। कंप्यूटर ने कहा बस एक ही काम बताओ एक बार में, क्योंकि मैं आपकी भाषा समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे पहले इसे ट्रांसलेट करने दो, इसे कंपाइल करने दो। तो एक स्टेप में कंप्यूटर एक कमांड एक्सेप्ट करता है, आपने अमाउंट को कंपाइल कराया, यानी बाकी जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा एज इट इज बना रहा, जिस फॉर्म में था, जिस ऑर्डर में था वैसे ही। यानी उसके बाद अकाउंट नंबर, बंदे का नेम, बंदे का मोबाइल नंबर, बंदे का एड्रेस, किस डेट में लोन लिया था, प्लस गारंटर कौन था। अमाउंट हम इधर ले आए। फिर हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, दूसरी बार में तो समझ ही लोगे कि हाँ, दूसरी बार में भी एक ही बात समझाओ। तो दूसरी बार में हमने उससे कहा कि अमाउंट तो ऑलरेडी कंपाइल्ड है, आप दूसरे नंबर पे डेट को कंपाइल कराना। उसने कहा ठीक है, बस अब कोई तीसरा काम मत बताना। तो बाकी डेटा एज इट इज, अकाउंट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड गारंटर। इस तरह से हमने 4-5 स्टेप में एक नया ऑर्डर निकाल के दे दिया कंप्यूटर को, और उससे कहा कि मेरे पास डेटा इस फॉर्म में है, लेकिन मुझे ये सारा का सारा डेटा इस फॉर्म में चाहिए। कंप्यूटर ने कहा डन, और उसने 1 सेकंड में 5000 के 5000 अकाउंट्स को फिल्टर करके दे दिया। आपको जो अकाउंट नंबर दिखता था सबसे आगे, अब आपको सबसे आगे क्या दिख रहा होगा, अमाउंट। और असेंडिंग या डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट विंडो में होता है, इसलिए आपने 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन कितने लोगों के पास है, 1 सेकंड में आपने देखा कि 1900 लोगों के पास है। यहां से कर्सर लिया और यहां तक इसको कॉपी किया और मैनेजर को पेस्ट करके भेज दिया। यानी बड़ा काम बड़ी आसानी से बहुत जल्दी हो गया। अब बात करें कि साहब पुलिस में इसका क्या काम है। हो सकता है कभी भी बाई चांस कि आप एक सब इंस्पेक्टर हैं, मान ले आप एक कांस्टेबल भी हैं, आपका कोई सर्कल ऑफिसर आपसे कहे कि आपके पुलिस स्टेशन में 302 की एफआईआर पिछले 3 साल में कितनी हुई है। अब 3 साल में एफआईआर हुई है 1500। अब उन 1500 में से 302 की एफआईआर कितनी है, धारा 302 कितने पर लगी है, ये फिल्टर करना सामान्य बात नहीं है। तो आप इस प्रोसेस का सहारा ले सकते हैं। यानी हमें जीवन में कब कोडिंग की जरूरत पड़ जाए, कब ये सब करना पड़ जाए, कुल मिलाकर कोडिंग की जरूरत और ये सब पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, एग्जामिनर सिर्फ ये जानना चाहता है कि इस बंदे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं। तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना होता है, एग्जामिनर हमें क्या प्रोवाइड कराता है और हमसे क्या अपेक्षा करता है, वो समझिए। मैं कोई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपको, ये डिटेल्स भी मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर ये क्या है, चलिए अभी समझ में आएगा। ये मशीन इनपुट चल रहा है, तो इसे देखकर तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। तो ये टॉपिक का नाम है मशीन इनपुट, यानी कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या डिसाइड किया है, क्या सीखा है, कंप्यूटर को जब भी कमांड देते हैं तो 1 बाई 1 एक एक करके कमांड देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है आपको। एग्जामिनर आपको इस तरह से एक इनपुट प्लस इनपुट के साथ साथ उसका पूरा प्रोसेस
प्लस लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो आउटपुट होता है, लिखा भी है उसमें आउटपुट। ये पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड कराया है। यानी अब आप ऐसा समझिए कि एग्जामिनर आपको कंप्यूटर समझ रहा है, उसने आपको एक ये करके दिखा दिया है और नीचे एक दूसरा आपसे करवाना चाहता है, वहां से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा, इसको कैसे कंपाइल कराया है, क्या लॉजिक क्या है इसमें। जैसे अभी तक हम लोग किस लॉजिक के बेस पर काम कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे कि लोन माफ करना है तो उसमें सबसे पहले अमाउंट को कंपाइल कराने की बात हो रही थी। लेकिन यहां पर कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा, वो नहीं होगा, कोई और लॉजिक होगा। जैसे सबसे पहले स्टेप पर हम देख रहे हैं कि आगे पास्ट था, लेकिन हम आगे उठाकर लाए हैं किसको, चार्ट को। बस ये सोचना है कि चार्ट में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि सबसे पहले चार्ट को लाया गया, यानी अरेंज करने वाले के दिमाग में कौन सा लॉजिक चल रहा था, क्या सोच रहा था वो बंदा चार्ट को आगे लाते समय। तो मुझे लगता है ये P है, ये L है, ये C है और ये M है। शायद ये सोच रहा था कि C अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, इसलिए उसने सबसे आगे किसे ले लिया है, चार्ट को। जरूरी नहीं है कि ये लॉजिक हो। उस नंबर से क्या चल रहा है भाई आप लोगों के कमेंट्स का। यूपी पुलिस में नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस में नहीं आता है, भाई ऐसा नहीं है। ये क्यों आप लोग, हाँ, आप क्यों ये सब गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। अगर आ गया तो 3 नंबर का, यानी 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा सिस्टम। तो समझ लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझ में आना होगा तो बहुत जल्दी भी आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले चार्ट को कंपाइल कराया तो शायद ये सोचा होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, बाकी सबके सब एज इट इज छोड़ दिए हैं, जो जिस क्रम में था उसी क्रम में छोड़ दिए हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक बार में सिर्फ एक ही कमांड एक्सेप्ट करता है। अब देखिए, चार्ट कंपाइल्ड है पहले से। हमने सेकंड नंबर पर किसको कंपाइल कराया, 60 को कंपाइल कराया। यानी एक तो यह समझ में आया कि एक शब्द के बाद में एक संख्या को कंपाइल कराया गया है, उसके बाद बाकी डेटा एज इट इज छोड़ दिया। थर्ड नंबर पर देखें तो चार्ट और 60 ऑलरेडी कंपाइल्ड थे। थर्ड नंबर पर हमने कंपाइल कराया किसको, लास्ट को, और बाकी डेटा फिर हमने एज इट इज छोड़ दिया। फोर्थ नंबर पर हमने यहां कंपाइल कराया किसको, 40 को, और बाकी डेटा फिर एज इट इज छोड़ दिया। और फिफ्थ नंबर पर हमने कंपाइल कराया मार्ट को, बाकी डेटा फिर से एज इट इज छोड़ दिया। और फिर हमने कंपाइल कराया 36 को, और बाकी एज इट इज छोड़ दिया, लेकिन वो अपने आप कंपाइल हो गया। यानी इसके बाद हमें पास्ट की जरूरत थी और उसके बाद 32 की जरूरत थी, अपने आप ये यहां आ गए। तो कंप्यूटर को अलग से इसके लिए कमांड देने की आवश्यकता नहीं है कि इनको यहीं पर छोड़ देना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो अपने आप छोड़ देगा। लेकिन सोचना यह है कि चार्ट का तो हमने ये सोचा था कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आने वाला, 60 के पीछे क्या लॉजिक था। तो 60 के पीछे लॉजिक ये हो सकता है कि देखिए 60, 22, 40 एंड 36 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद लास्ट को कंपाइल कराया, सी के बाद एल, उसके बाद 40, देखिए जरा ध्यान से, सी एल एम पी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्टरनेट क्रम में हमें दिखाई दे रहा है 60, 40, 36 और 22। यानी हमें समझ में आ गया, एक शब्द एक संख्या, एक शब्द एक संख्या, एक शब्द एक संख्या। शब्दों का ऑर्डर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर और संख्याओं का ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ। चलिए हम बात करते हैं इसी तरह के क्वेश्चन की। तो आई थिंक आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व
करें, लेकिन ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व करना एक बार। तो इसको सॉल्व करते समय हमें क्या सोचना है, अप्लाई हमें पहले दिखाया गया है। तो देखिए, P है, S है, T है और L है। सबसे पहले किसे कंपाइल कराया जाए, लास्ट को। लास्ट को कंपाइल कराने के बाद बाकी डेटा एज इट इज पड़ा रहेगा, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में। तो बाकी डेटा पार्ट 32, सन 46, 25, T एंड 38। सेकेंड स्टेप पर लास्ट कंपाइल्ड है। अब हमें कोई नंबर कंपाइल कराना है। सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, 32, 46, 25, 38। तो समझ में आ गया 46। 46 को कंपाइल कराया, बाकी सब एज इट इज। तो मैं समझता हूं जैसे ही हमने यहां पार्ट को रखा तो पार्ट का ही नंबर है, एल के बाद पी का ही नंबर है, एस और टी बाद में आएंगे। तो ये पार्ट अपने आप कंपाइल हो रहा है कि कंपाइल कराना पड़ रहा है, अपने आप उसी जगह पर आ रहा है। तो कंप्यूटर को इसके लिए कोई कमांड देने की आवश्यकता नहीं है कि इसको यहीं छोड़ देना, कंप्यूटर अपने आप इसको यहीं छोड़ देगा। पार्ट के बाद में 32, सन और 25, टी और 38। बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड में लास्ट कंपाइल्ड है, 46 कंपाइल्ड है, पार्ट ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया है। उसके बाद हमें नीड है किसकी, 38 की। 38 के बाद एज इट इज यानी 32, सन, 25 एंड टी। अगले स्टेप की बात करते हैं, फोर्थ की। लास्ट कंपाइल्ड है, 46 कंपाइल्ड है, पार्ट ऑटोमेटिकली कंपाइल हुआ है, 38 अभी कंपाइल कराया है। अब नंबर है सन का, और सन के बाद में 32 अपने आप कंपाइल हो गया, उसके बाद 25 और टी। लास्ट में आपको देखना है स्टेप फिफ्थ, लास्ट 46, पार्ट 38, सन 32, टी, और जैसे टी को आगे लेकर आए 25 ऑटोमेटिकली कंपाइल। ये है हमारा आउटपुट। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब करने की आवश्यकता क्या है, डायरेक्ट भी तो निकाला जा सकता था। नो, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, क्योंकि अब यहां से वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, बताइए कुल कितने स्टेप होंगे। तो कुल कितने स्टेप होंगे ये कौन बता पाएगा, बाई रोड आया होगा वो या फ्लाइट से लैंडिंग की होगी वो, तो केवल वही बता सकता है जो प्रॉपर सलीके से चलकर आया होगा। यानी डायरेक्ट लैंडिंग करने वाला आदमी, डायरेक्ट आउटपुट पर पहुंचने वाला आदमी ये नहीं बता सकता कि इसमें कुल कितने स्टेप होंगे। दूसरा आपसे पूछ रहा है, बताइए तीसरे स्टेप का लास्ट टर्म क्या है, तीसरे चरण का अंतिम पद क्या है। तो तीसरे चरण का अंतिम पद अगर देखा जाए तो क्या है, टी है। वो आपसे पूछ लेगा, बताइए दूसरे स्टेप में पार्ट और 25 के बीच में कितने टर्म हैं। तो पार्ट और 25 के बीच में कितने हैं, 2। वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए चौथा स्टेप कैसा है। तो बड़ी आसानी से हम सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगर हमें लॉजिक ऊपर समझ में आ गया है तो नीचे वाले को इस तरह से सॉल्व करना होता है, और नीचे 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आगे की बात करते हैं। इसमें लॉजिक समझने की कोशिश करिए और इसके बेस पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले 48 को कंपाइल कराया है, 48 को कंपाइल कराया है, और सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो देखिए 38 को लेकर आए, मेयर तो यहां था और
ऑलरेडी यहीं पर था, उसको एज इट इज छोड़ दिया है, यानी इसको कंपाइल कराया गया तो ये अपने आप छूट गया है। तो 48 के बाद मेयर, मेयर के बाद में 38, उसके बाद में हेयर। आप चाहें तो डायरेक्ट यहां भी देख सकते हैं, 48, 38, 32 एंड 22। तो ये तो समझ में आ गया कि जैसा ऑर्डर ऊपर था वैसा ही ऑर्डर इसमें है। लेकिन यहां पहले एम है, फिर एच है, फिर सी है, फिर ए है, यानी वहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे था, असेंडिंग, और ये कैसा है, डिसेंडिंग, यानी बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं। इसी बेस पर नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आपको सॉल्व करना होता है, और इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, संख्या चाहिए, क्योंकि इसमें आगे क्या है, नंबर। तो यहां भी हमें आगे नंबर चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 80। तो जैसे ही 80 को कंपाइल कराया तो बाकी सब एज इट इज, और एज इट इज देखा कि यहां कौन आ रहा है, पेन। लेकिन अगर यहां लाने की बात करेंगे किसी को तो वो पेपर आएगा, तो पेन तो अपने आप कंपाइल हो नहीं रहा है। तो आगे 46 पेपर, टॉक 72, सिट एंड 30। सेकंड स्टेप पर बात करते हैं, 80 कंपाइल्ड है, उसके बाद हमने सबसे पहले कंपाइल कराया किसको, पेपर को। पेपर के बाद एज इट इज पेन 46, टॉक 72, सिट एंड 30। बात करते हैं थर्ड स्टेप की, 80 कंपाइल्ड है, पेपर अभी कंपाइल कराया है, उसके बाद हमें नंबर चाहिए। 80 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 72, उसके बाद में पेन 46, टॉक, सिट एंड 30। बात करते हैं स्टेप फोर्थ की, 80 कंपाइल्ड है, पेपर कंपाइल्ड है, 72 कंपाइल्ड है, पेन ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया, 46 भी ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया, लेकिन टॉक कंपाइल नहीं हो पा रहा है। हमें चाहिए क्या, सिट। तो यहां पर हमने सिट, देन टॉक और 30। लास्ट में 80 पेपर, 72 पेन, 46 सिट और उसके बाद 30 देन टॉक। ये है हमारा आउटपुट। तो एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, कौन सा, कुल कितने स्टेप होंगे। तो कुल कितने स्टेप होंगे ये हमें पता लग रहा है, 5। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर 5 थे तो यहां भी 5 होंगे, कम भी हो जाते हैं और ज्यादा भी हो जाते हैं। अब वो आपसे पूछेगा, बताइए तीसरे स्टेप का 5वां टर्म क्या है, तीसरे चरण का 5वां पद क्या है। तो 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है, 46। वो आपसे पूछ लेगा, बताइए सेकंड स्टेप का लास्ट टर्म क्या है। अब सेकंड स्टेप के लास्ट टर्म की बात करेंगे तो 30। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसमें मेन बात है लॉजिक को समझना। लॉजिक इतने आसान नहीं आते, कभी कभी टफ लॉजिक भी आते हैं। आपके एग्जाम में ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा टफ लॉजिक आएगा, आसान लॉजिक आएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करना, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको, जिसमें मिल्क 50, टी 27, मास्टर 62, स्पार्क एंड 33। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कंपाइल किसे कराया गया है, टी को। ये टी में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि सबसे पहले ले आए इसको, हो सकता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एंड में आ रहा है, शायद इसलिए। सेकंड नंबर पर 50 को कंपाइल कराया, 50 से तो कंफ्यूज हो गए, 50 है, 27 है, 62 है, 33 है, ये तो बीचों बीच में है। तो क्या लॉजिक हो सकता है, थर्ड नंबर पर मिल्क को कंपाइल कराया, फिर 66 कराया, फिर स्पार्क कराया, 62 मास्टर 27।
तो सबसे पहले टी को कंपाइल कराया, शायद इसलिए कराया है कि इसमें 3 लेटर हैं। उसके बाद मिल्क आया है, बीच में एक नंबर आ गया है जिसमें 4 लेटर हैं, स्पार्क में 5 लेटर हैं और मास्टर में 6 लेटर हैं। लॉजिक समझ पा रहे हैं आप? 3 लेटर वाला, 4 लेटर वाला, 5 वाला और 6 वाला, यानी इसमें ऑर्डर हमें समझ में आ गया, नंबर ऑफ लेटर्स। बीच बीच में क्या किया है, 50, 33, 62 एंड 27, 5 एंड 0 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, यानी डिजिटल सम अगर देखा जाए तो 5। 6 और 6 को, ये 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना, 6। 8 और 2 को जोड़ेंगे, 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, और 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9। यानी ऑर्डर हमें समझ में आ गया। सबसे पहले एक शब्द, फिर एक संख्या, शब्द संख्या, शब्द संख्या। शब्दों का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स, और संख्याओं का क्या है, डिजिटल सम, अंकों का योग। यही लॉजिक, एज इट इज लॉजिक आपको कहां अप्लाई करना है, इसमें, और इसमें अप्लाई करने के बाद नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। तो भाई मैं चाहता हूं कि आप इसमें से मुझे दे, इसको एक बार सॉल्व करिए, और आपका प्रश्न सिर्फ ये है कि कुल कितने स्टेप होंगे। केवल आपके लिए क्वेश्चन ये है कि टोटल स्टेप्स कितने होंगे, जरा सॉल्व करिए। टोटल स्टेप कितने होंगे ये सॉल्व करके मुझे बता दीजिए केवल। हाँ, सीजीएल के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, चिंता न करें। अभी इस 20 तारीख से आपको बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, सॉरी एप्लीकेशन पर, चैनल पर तो मिलते ही रहेंगे। सुल्तानपुर वाले, अच्छा, पिंकू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसको सॉल्व करिए तो मैं भी आपका फैन हो जाऊंगा। आप मुझे आंसर दे दीजिए कि इसमें कुल कितने स्टेप हैं। प्रैक्टिस बैच, सीजीएल के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। एसएससी सीजीएल बैच टीचर्स मोटिवेशन। अभी तक कहां थे, किस्मत खराब थी भाई। मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब पर इतना प्यार मिलता है। हम तो ऑफलाइन पढ़ाने में बिजी थे। ये तो 9 दिन पहले एक क्लास डाली, उसमें आप लोगों के जो कमेंट्स आए उससे बड़ा मोटिवेशन मिला, तब ये सब स्टार्ट किया। योगेंद्र लिख रहे हैं 7 स्टेप, शुक्ला लिख रहे हैं 4 स्टेप, ओके। फतेहपुर सीकरी से रिंकू के, रिंकू भाई आंसर दीजिए। 7 स्टेप्स, योगेंद्र सिंह 7 स्टेप लिख रहे हैं। और ये बार बार कमेंट एक ही बात को बार बार लिखते हैं, ये सब मुझे समझ नहीं आता भाई, क्या है ये सब। एक ही बार में मुझे दिख गया है, मैंने बोल दिया है आपका नाम। सत्येंद्र यादव 4, किशन 5 स्टेप्स, कानपुर वाले लिख रहे हैं। चाचा जी गुरुकुल एकेडमी कानपुर से 3, और सुनील लिख रहे हैं 4 स्टेप, 5 स्टेप। विकास यादव सनी लखनऊ 5 स्टेप। चलिए भाई देखते हैं, 5, 6, 4, 3, इतने सारे आंसर आ गए। सबसे पहले हमें शब्द चाहिए, कौन सा शब्द चाहिए जिसमें कम से कम लेटर हो। तो इस वाले में कितने हैं, 5, इसमें है 6, इसमें है 7, और इसमें है सिर्फ 4। तो सबसे पहले लव, उसके बाद एज इट इज, जैसा है वैसा ही। इसको जल्दी कैसे किया जाता है वो भी आप चाह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, उसके बाद जल्दी करना सीखें। तो पहले अभी ऐसे ही देख लेते हैं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जरूर कि इसको जल्दी और कैसे कर सकते हैं। 32 मदर, 71 40 टीचर, और 60।
सेकंड स्टेप की बात करिए भाई, सेकंड स्टेप पे नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? जिसका डिजिटल सम सबसे कम हो। तो कौन सा? 40 आ जाएगा। देन स्पोर्ट अपने आप कंपाइल हो गया। उसके बाद 34 मदर, 71 टीचर एंड 60। बात करते हैं थर्ड स्टेप की। लव कंपाइल्ड है, 40 कंपाइल्ड है, स्पोर्ट ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया। नंबर चाहिए जो कि अभी आएगा 60, क्योंकि इसका डिजिटल सम 6 है। उसके बाद में 34 मदर, 71 एंड टीचर। बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। तो लव 40, स्पोर्ट 60, उसके बाद नंबर आएगा मदर का। मदर के बाद में 34, 71 एंड टीचर। तो जिनका आंसर था 5 स्टेप्स वो बिल्कुल ठीक है। 5 स्टेप आ रहे हैं भाई इसमें। लव 40, स्पोर्ट 60, मदर 34, टीचर एंड लास्ट 71। ये है आउटपुट। तो कुल कितने स्टेप आ रहे हैं? 5। ये अगर हमने प्रॉपर कर लिया तो नीचे वाले सारे क्वेश्चंस का आंसर हम दे देंगे। 3 आए या 5 आए, बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। बस लॉजिक समझ में आ जाए। ये चैप्टर आज तक कभी नहीं पढ़ा। अभी बहुत सारे चैप्टर्स आप ऐसे देखेंगे जो कभी नहीं पढ़े होंगे आपने। चलिए देखिए आगे। सबसे पहले किसे कंपाइल कराया? 60 को। उसके बाद हमने कंपाइल कराया हार्ट को। उसके बाद कराया 32। क्या लॉजिक है? कुछ समझ आ रहा है क्या? 60 को कंपाइल कराया, क्या सोचकर कंपाइल कराया 60 को? जैसे यहां नीचे देखें, 60 है, 32 है, 40 है, 82 है। यहां तो ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है। हार्ट है, स्पेड है, क्लब है, डायमंड है। यहां भी ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, ना कोई अल्फाबेटिकल है। तो यहां भी कोई ना कोई लॉजिक होगा। सबसे लास्ट में हमें 60 दिखाई दे रहा है, उसको हमने सबसे पहले कंपाइल करा दिया। उसके बाद सेकंड लास्ट हमने देखा तो सेकंड लास्ट को कंपाइल करा दिया। उसके बाद थर्ड लास्ट को देखिए, 32 को कंपाइल करा दिया। फिर फोर्थ लास्ट को कंपाइल कराया, स्पेड को। फिर हमने फिफ्थ लास्ट को कंपाइल कराया, 40 को। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यहां क्लब को कंपाइल कराया, और क्लब के बाद 82 और डायमंड अपने आप कंपाइल हो गए। यानी हम आगे डायमंड को नहीं लेकर आए, जबकि नंबर किसका था? डायमंड का। और फिर आना चाहिए था 82। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि उसने एक और इसमें ऑर्डर रखा है। एक संख्या एक शब्द, एक संख्या एक शब्द, एक संख्या एक शब्द, एक संख्या एक शब्द। तो पहला नंबर इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, पांचवा इसका, छठवां इसका। लेकिन 7वें नंबर पर यह है और 8वें पर यह है। यानी आगे नंबर है, पीछे शब्द है, आगे नंबर है, पीछे शब्द है। यही सेम ऑर्डर हमें अप्लाई करना है कहां पर? इस वाले में। तो इस वाले में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पहले स्टेप पर हम क्या लेकर आएंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी अटक जाते हैं। ये नहीं सोचना है कि लास्ट में 60 था इसलिए 60 सबसे पहले पर आया। ये सोचना है कि सबसे पहले पर नंबर है कि वर्ड है, यानी नंबर है कि शब्द है, संख्या है कि शब्द है। तो ये संख्या है। तो यहां पर भी हमें किसे लेकर आना है? संख्या। तो पहले नंबर पर इसका नाम आएगा, ये आएगा पहले पर, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, उसके बाद पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये और आठवां ये, ऐसे आएंगे।
तो सबसे पहले हम कंपाइल कराएंगे, एंड में आपको नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 31। वैसे एंड में पेज है लेकिन हमें चाहिए सबसे पहले नंबर, तो 31 दिखाई दे रहा है एंड में, बाकी डेटा एज इट इज। क्लास 77 टीच 64 22 बोर्ड और पेज। सेकंड स्टेप पर देखिए 31 के बाद क्या आ जाएगा, पेज। 31 के बाद में पेज आ जाएगा, उसके बाद एज इट इज बना रहेगा क्लास 77 टीच 64 22 एंड बोर्ड। उसके बाद 31 और पेज दोनों कंपाइल्ड हैं, अब चाहिए नंबर। नंबर कौन सा है एंड में, 22 है। 22 को उठाइए, बाकी सब एज इट इज। क्लास 77 टीच 64 एंड बोर्ड। अब चाहिए हमें शब्द, तो लास्ट में शब्द कौन सा दिख रहा है, बोर्ड। 31 पेज 22 एंड बोर्ड। उसके बाद एज इट इज यानी क्लास 77 टीच एंड 64। अब चाहिए हम लोगों को एक शब्द, एक नंबर, तो पांचवें स्टेप पर 31 पेज 22 एंड बोर्ड, इतना तो हमने कंपाइल करा रखा है। अब आ जाएगा 64, देन एज इट इज क्लास 77 टीच एंड हाँ टीच 64 आ गया है। उसके बाद देखिए बात करते हैं स्टेप 6 की। 31 पेज 22 बोर्ड 64। अब चाहिए शब्द, तो कौन सा आ जाएगा, टीच, देन एज इट इज क्लास एंड 77, यानी एक स्टेप और आएगा भाई अभी। तो ऊपर वाले में स्टेप 5 थे लेकिन यहां स्टेप्स कितने आ रहे हैं, 7। 31 पेज 22 बोर्ड 64 टीच क्लास एंड 77 एंड क्लास, आगे 77 देन क्लास। ये है हमारा आउटपुट, यानी कुल कितने स्टेप्स हुए, 7। बाकी और अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर लॉजिक समझना जरूरी है। अगला देखिए कैसे लॉजिक्स आते हैं ये समझना है। सबसे पहले एस को कंपाइल कराया, फिर लाइफ को कराया, फिर हमने देखा एस के बाद लाइफ, देन आई, फिर मैन, देन इंक, देन पुअर, यूनिक और सन। एस लाइफ आई, तो ये ऑर्डर हमें अल्फाबेटिकल तो दिख नहीं रहा है। अल्फाबेटिकल होता तो एक के बाद ई आता तब एल की बात होती, उसमें भी आई है अभी, तो ऐसा दिख रहा है ए ई आई यू, यानी वॉवल से स्टार्ट होने वाले, और बीच बीच में जो शब्द हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से। एल एम पी और एस, एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। वॉवल वालों का सबका अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और कॉन्सोनेंट्स वालों का सबका अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो यही लॉजिक आप यहां अप्लाई कर दीजिए, और यहां अप्लाई करने की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है वॉवल चाहिए, तो यहां ओ है, यू है, बी आई है और आर्ट यानी ए है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर्ट आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज बना रहेगा। एज इट इज यानी आउट, रीच, यूनिट, इंटर,
बॉस, मिल्क एंड कार। उसके बाद सेकंड स्टेप पर आर्ट आने के बाद अब हमें कॉन्सोनेंट चाहिए। तो कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे तो आर है, बी है, एम है और सी है। सबसे पहले कौन सा आएगा? बी वाला। बी वाला यानी बॉस। उसके बाद एज इट इज, आउट, रीच, यूनिट, मिल्क एंड कार। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप को, आर्ट कंपाइल्ड है, बॉस कंपाइल्ड है। अब चाहिए हमें वॉवल, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट। वॉवल कौन सा आएगा? ओ है, यू है, आई है और ए है। ए आ गया है तो आई का नंबर है, यानी इंटर। इंटर के बाद एज इट इज, एज इट इज यानी आउट, रीच, यूनिट, मिल्क एंड कार। अब नंबर है एक कॉन्सोनेंट का। तो फोर्थ स्टेप पर पहुंचे, आर्ट कंपाइल्ड है, बॉस कंपाइल्ड है, इंटर कंपाइल्ड है। अब नंबर है एक कॉन्सोनेंट का, तो कौन सा आएगा? कार आएगा। कार के बाद एज इट इज यानी आउट, रीच, यूनिट एंड मिल्क। देखिए फिफ्थ स्टेप को देखिए, आर्ट कंपाइल्ड है, बॉस कंपाइल्ड है, इंटर कंपाइल्ड है, कार कंपाइल्ड है। कार के बाद हमें क्या चाहिए? कार के बाद चाहिए वॉवल। तो वॉवल में ओ और यू बचे हैं तो ओ ही आएगा। तो ओ यानी आउट। आउट को कंपाइल कराना पड़ रहा है कि अपने आप कंपाइल हो रहा है? अपने आप कंपाइल हो रहा है। इसका मतलब कंप्यूटर को इसे समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको यहीं छोड़ देना, वो अपने आप छोड़ देगा। आप इस स्टेप में कोई और एक काम करा सकते हैं, क्योंकि ये कोई काम नहीं हुआ अभी। तो हम वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट को कंपाइल करा सकते हैं, यानी कॉन्सोनेंट कौन सा आएगा? मिल्क। और उसके बाद रीच और यूनिट अपने आप कंपाइल हो गए, यानी हमारे कुल कितने स्टेप निकल कर आए? 5। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर हमें ऊपर लॉजिक समझ में आ गया है तो, कि आखिर इसमें लॉजिक क्या है। इसे करने में टाइम बहुत कम लगेगा। अभी टाइम कम कैसे लगेगा उसकी हम बात करेंगे, आप चिंता ना करें। बाकी यह है कि टाइम मान लो कंपैरेटिवली ज्यादा लग भी रहा है, तो क्वेश्चन भी तो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 पूछेगा। अगर इसमें से 5 क्वेश्चन पूछता है तो बात ही अलग होगी, बहुत आसानी से हो सकता है। अच्छा लास्ट या 6 आएंगे लास्ट। अभी एक सेकंड, 6 में अभी आर्ट, बॉस, इंटर, कार, आउट, मिल के बाद में यूनिट आएगा पहले, सॉरी, और उसके बाद रीच आएगा। टोटल स्टेप्स जो हैं वो 6 आएंगे, नॉट 5। टोटल कितने स्टेप्स आएंगे? 6। जल्दी करने की बात करेंगे अभी। अब देखिए इसमें सबसे पहले किसे कंपाइल कराया है? 33। उसके बाद नाइट, उसके बाद 44, उसके बाद लाइट, फिर 60, फिर नाइट, 82 और काइट। तो हमें समझ आ गया, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और यहां देख रहे हैं हम, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर उससे भी छोटा, यानी बाद में आने वाला। तो एन आई सबसे बाद में, उसके बाद एल, के एन और के आई। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले एक कर चुके हैं, तो इसका आंसर मैं समझता हूं कि आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी दे देंगे। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले स्टेप में यहां
किसे कंपाइल करा रहा है? नंबर को। कौन से नंबर को? सबसे बड़े वाले को। अब देखिए जल्दी कैसे करेंगे वो समझिए। बड़े वाले नंबर की बात करिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। 72, 81, 33 एंड 64। सबसे बड़ा नंबर है 81। आपने यहां 81 को कंपाइल कराया, बाकी सब एज इट इज। एज इट इज का मतलब जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन यह ध्यान दीजिए कि 81 के साथ ये स्टार अपने आप तो कंपाइल नहीं हो रहा है, और अगर स्टार अपने आप कंपाइल हो रहा है तो फिर मून को भी देखिए। तो भाई स्टार अपने आप कंपाइल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां एस टी है और यहां एस यू है, तो सबसे पहले एस यू वाला आएगा। सेकेंड स्टेप पर पहुंचे, जहां हमने देखा कि 81 कंपाइल्ड है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। कंपाइल कराया हमने किसको? सन को। उसके बाद स्टार कंपाइल नहीं होगा क्योंकि नंबर आएगा, तो बाकी सब छोड़ दीजिए। थर्ड स्टेप पर पहुंचे भाई, जल्दी कर रहे हैं, देखिए जरा जो जल्दी वाले लोग थे। 81 और सन दोनों कंपाइल हो रखे हैं। हमारा नंबर है अगला किसका? 72 का। 72 को कंपाइल कराया, स्टार अपने आप कंपाइल हो गया। स्टार के बाद मून कंपाइल होगा क्या? नहीं होगा। फोर्थ स्टेप पर पहुंचे, स्टार। स्टार के बाद हमें चाहिए नंबर, तो नंबर कौन सा आएगा? नंबर आएगा 64। 64 के बाद मून अपने आप कंपाइल हो रहा है क्या? यस, मून अपने आप कंपाइल हो रहा है, और मून के बाद 33 और गैलेक्सी अपने आप कंपाइल हो गए। तो हम कितने स्टेप्स में आ गए? 4 स्टेप्स में आउटपुट पर आ गए। अब जरूरत पड़े तो इनको लिखना, अदरवाइज मत लिखना। जैसे वो पूछे बताइए फोर्थ स्टेप का फोर्थ टर्म, तो पहला 81 है, दूसरा सन है, तीसरा 72 है, तो चौथा वाला स्टार होगा। अब वो आपसे पूछ ले बताइए थर्ड स्टेप का लास्ट टर्म, तो हमें पता है यहां 81, यहां सन, यहां 72, यहां स्टार। अब जो बच गए, जिस ऑर्डर में बच गए उसमें लिख दीजिए। तो यहां से देखिए जरा, सबसे पहले मून, मून के बाद में 33, उसके बाद में गैलेक्सी, और उसके बाद में 64। तो अगर किसी का भी पूछ रहा है उसका लिख सकते हैं। अंतिम की ही बात कर रहा था तो इधर से देखकर भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है, यानी टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, जब जितने की जरूरत पड़े उतना कर सकते हैं। लेकिन ये सब आप तब करिएगा जब कम से कम 10-20 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सलीके से लगा लें, उसके बाद शॉर्ट करने की कोशिश करिए। अगला देखिए, मेयर हेयर 48, 52 पेयर, 60, 22 चेयर और 38। आगे हमें चेयर, हेयर, मेयर, पेयर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है सब में, देखिए CHMP। और यहां देख रहे हैं 22, 38, 48, 52, यानी पहले शब्दों को बाद में संख्याओं को। इसी तरह से इनको कंपाइल कराना है। जरा बताइए कितने स्टेप आ रहे हैं? आपने देख लिया है ठीक से, छोटे से बड़े की तरफ चल रहा है, यहां भी छोटे से बड़े की तरफ चल रहा है। इसको कंपाइल करके बताइए कुल कितने स्टेप्स आ रहे हैं। मैं इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप उनके आंसर दीजिएगा। क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट। अरे भाई ये तो अभी बहुत सारे टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, इसका मतलब। ठीक है, करवाते हैं करवाते हैं, चिंता ना करें। पूजा कुमारी, सर इस क्लास का कब से इंतजार था। चलिए बहुत अच्छा, कम से कम किसी को इंतजार था इस क्लास का। कुछ लोग तो इसमें से खिसक गए कि सर ये पुलिस में नहीं आता है, तो अच्छी बात है कि पुलिस में नहीं आए, उनका भी भला हो जाए जिनको ये नहीं आता है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि पुलिस में आए और आप करके आए। आप बहुत जल्दी यूट्यूब के बादशाह बनने वाले हो। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, ये आलमपुर से।
आप लोग जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं सच में तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जो मोटिवेशन आप लोगों के कमेंट्स से मुझे मिला है, रियली मतलब उसने बहुत कुछ दिया है। अच्छा, 100 सब्सक्राइबर्स तो हो चुके हैं, 100K लिखना चाहते हैं आई थिंक गुरुकुल वाले जो हैं। ठीक है भाई, आंसर आना स्टार्ट हो गए। 6 स्टेप्स योगेंद्र सिंह आंसर दे रहे हैं, और ये ऊंची उड़ान वाले भी 6 आंसर दे रहे हैं। सर मिक्स क्लास, हाँ मिक्स क्लास हमारी सैटरडे होने वाली है। सैटरडे हमारी एक जो मैराथन क्लास मैं काफी दिनों से आपसे कह रहा था, वो मैराथन क्लास इस सैटरडे को आने वाली है, जो कि कम से कम 8 से 10 घंटे की होगी, जिसमें टोटल रीजनिंग में जहां जहां जितने डाउट्स होते हैं हर टॉपिक की बात होगी, और मैं हर टॉपिक से 4-4, 6-6, 10-10 जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट आपको क्लियर करा के चलूंगा। मैं बहुत ज्यादा गारंटी की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूं कि डाउट नहीं रहेंगे। प्रैक्टिस करना आपका काम है, लेकिन सैटरडे के बाद आपको सिंगल टॉपिक में डाउट नहीं बचेंगे, क्योंकि डाउट मुझे पता है, मैं अब तक ऑफलाइन ही पढ़ाता रहा हूं कि बच्चे कहां अटकते हैं, किस तरह के डाउट्स होते हैं, और कब कैसा आंसर देते हैं, कब कैसे सोचते हैं। तो डाउट्स के लिए मैं गारंटी दे सकता हूं कि डाउट आपका आधा भी नहीं रहेगा। सैटरडे हमारी क्लास होगी, जो कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कितने बजे स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं, सुबह जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सुबह का मतलब 10, 11, 12 बजे तक तो स्टार्ट कर ही देंगे, तो देखते हैं, वो आपको मिल जाएगा। चलिए 6 स्टेप्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, शब्दों को, उसके बाद नंबर्स को। तो पहले स्टेप की अगर हम बात करते हैं, तो पहले स्टेप में एस, एफ, आर और एल, तो कौन सा शब्द आ जाएगा, फादर। उसके बाद एज इट इज, लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, एज इट इज है तो बाद में लिख लेंगे। अगला देखिए, फादर के बाद लेट आ जाएगा, उसके बाद एज इट इज। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, फादर, लेट और उसके बाद रोड, बाकी एज इट इज। बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, फादर, लेट, रोड एंड सन। अब बचे केवल नंबर्स। नंबर्स क्या क्या हैं भाई, 63 है, 32 है, 80 है एंड 40 है। तो फिफ्थ स्टेप से हमने नंबर्स को कंपाइल कराना स्टार्ट किया। फादर कंपाइल्ड है, लेट कंपाइल्ड है, रोड कंपाइल्ड है, सन कंपाइल्ड है। कंपाइल कराया सबसे पहले 32, देन 63 एंड 80 और उसके बाद 40। आई थिंक लास्ट स्टेप है ये, बिल्कुल ठीक आंसर दिया है 6 स्टेप जितने लोगों ने दिया है। और मेरी सबसे ये गुजारिश है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना जिए। कॉपी पेन लेकर आप अगर क्लास ले रहे हैं तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अक्सर ट्रेन उन्हीं की छूटती है जो रेलवे स्टेशन के बराबर में रहते हैं। ये सोचकर छूट जाती है कि जैसे ही हॉर्न लगाएगी ट्रेन हम तुरंत पहुंच जाएंगे दौड़कर। तो एग्जाम में 2 ही लोग फेल होते हैं, या तो ज्यादा गंवार या ज्यादा होशियार। ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग भी मारे जाते हैं, या जिन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की होती है, जिनके फंडे क्लियर नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, वो भी रह जाते हैं। सन के बाद में 32, देन 40 और 63 और 80 अपने आप कंपाइल हो गए। तो हमारा आंसर हुआ टोटल कितने स्टेप्स, 6। टोटल 6 स्टेप्स में हम पहुंच गए। अब हमसे जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा हम आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा सा। पहले स्टेप में देखिए आप क्या किया गया है, ऊपर 75, 58, 87, 68, 46, 97 कोई दिखाई नहीं दे रहा नीचे, सबके सब चेंज हो गए।
जबकि कंप्यूटर एक बार में सिर्फ एक ही कमांड एक्सेप्ट करता है, एक ही काम करता है। यानी पहले स्टेप में काम तो कोई एक हुआ है, लेकिन वो एक सब पर अप्लाई करा दिया है, इसलिए सब चेंज हो गए। कंप्यूटर एक साथ दो काम नहीं करता। आपने कभी कंप्यूटर में सॉन्ग्स वगैरह कॉपी किए होंगे, तो जब कॉपी हो रहे होते हैं तो बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन देखना उसके ऊपर नाचते हुए दिखते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक एक से चलता है वो। तो ये 35 कैसे आया होगा? तो आई थिंक 7 और 5 का मल्टीप्लाई किया होगा 35, 5 और 8 का मल्टीप्लाई किया 40, 8 7 56, 6 8 48, 4 6 24, 9 7 63। तो हमें समझ आ गया कि पहले वाले स्टेप में दोनों डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया है। जो भी एक्स और वाई या जो डॉट बना दिए हैं मैंने, इनका मल्टीप्लाई करा दिया है। तो पहले स्टेप में काम हुआ है दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई। दूसरे में क्या है? 7 5 प्लस करके 12, इनको दोनों को ऐड कर दिया 13, 8 7 15, 8 4 ये 6 8 14, 4 6 10 और इनको जोड़ा 16। थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, इसको भी हम लिख लेते हैं। दोनों स्टेप्स को जोड़, दोनों संख्याओं, दोनों नंबर्स, दोनों उनको अंकों को जोड़ दिया है। बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में 7 आगे 5 पीछे, यहां 5 आगे 7 पीछे, यानी इंटरचेंज करा दिया, फ्लिप करा दिया है। दोनों अंकों को आगे पीछे कर दिया है। उसके बाद देखिए 65 इधर 75 65, इसका मतलब 10 कम, 58 48, 87 77। समझ में आ गया? जो नंबर है उस नंबर में से कितने कम कर दिए हैं? 10। और लास्ट में 144। इन दोनों का अगर हम सम करें तो कितना होता है? 12। इन दोनों का योग 12, 12 का वर्क कर दिया है। ये 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये 15 225 होता है, 14 196 होता है, और ये 100 और इसकी बात की 156 256। तो दोनों अंकों को जोड़कर उसका वर्क कर दिया है। तो हमें समझ में तो आ गया कि भाई क्या क्या किया है। पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दिया डिजिट्स का, दूसरे में जोड़ दिया है, तीसरे में फ्लिप करा दिया है, चौथे में 10 कम कर दिया है, और पांचवे में उसने डिजिटल सम का होल स्क्वायर किया है। अब आपसे यहां प्रश्न पूछेगा, बताइए तीसरे स्टेप का तीसरा टर्म कौन सा होगा? पूरा नहीं पूछना, पूरा नहीं करने की आवश्यकता, सिर्फ इतने से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इतने से? क्योंकि नीचे इसमें जो 5 स्टेप थे वो स्टेप नहीं थे, पांचों के पांचों आउटपुट थे। हर एक का रिलेशन डायरेक्ट किससे था? इनपुट से। तो बस आपको यह देखना है कि तीसरे स्टेप में आखिर हो क्या रहा है। तो तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है? फ्लिप करा रहा है। और तीसरे स्टेप में अगर फ्लिप करा रहा है तो थर्ड टर्म क्या है? 48, जो कि क्या हो जाएगा? 84। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपसे पूछ ले, बताइए लास्ट स्टेप का फिफ्थ टर्म क्या होगा? अब लास्ट स्टेप हमें पता है डिजिटल सम का होल स्क्वायर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? 68। 68 6 और 8 को जोड़िए 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। एक सेकंड में हमें समझ में आ जाएगा। तो बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। चलिए, ये भाई बहुत यूनिक, बहुत अलग क्वेश्चन है। कैसे आ रहा है ये सब, क्या चल रहा है? देखिए इसको, इस 2 को और इस 3 को, यानी फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड करके लिख दिया है, जोड़ दिया है। सेकंड और सेकंड लास्ट दोनों को जोड़ दिया। थर्ड और थर्ड लास्ट, 3 और 4 7 हो गए। 3 और 3 यानी फोर्थ और फोर्थ लास्ट जोड़ दिए हैं। फिफ्थ एंड फिफ्थ लास्ट जोड़ दिए हैं। सिक्स्थ और सिक्स्थ लास्ट जोड़ दिए हैं। ये समझ में आया? उसके बाद क्या किया है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया है। देखिए दिख रहा है हमें। 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया 15, इनका मल्टीप्लाई किया 42, इनका मल्टीप्लाई किया तो 12।
उसके बाद क्या किया है, उसके बाद हम देख रहे हैं आई थिंक थोड़ी मिस्टेक कर दी है इसमें टाइप करने में, इन दोनों को ऐड किया है और इन दोनों को ऐड किया है। इन दोनों को ऐड करने की बात करेंगे तो 54 और इन दोनों को ऐड करने की बात करेंगे तो 57। एक का आ रहा है 54 और दूसरे का आ रहा है 57, और यहां पर आकर हम लोगों ने दोनों का डिफरेंस निकाल दिया है। तो दोनों के डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो क्या क्या किया, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट इस तरह से जोड़ा, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, उसके बाद बीच वाले में दोनों को जोड़ दिया है, और यहां दोनों का डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे को घटा दिया है। सेम प्रोसेस आपको यहां फॉलो करना है। तो यहां फॉलो करने की बात करेंगे तो सबसे पहले 3 बॉक्स बनाए इस तरह से, पहला और लास्ट वाला कितना होगा 5, दूसरा और उधर से दूसरा कितना होगा 5, थर्ड एंड थर्ड लास्ट कितना हुआ 2, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट 6, फिफ्थ एंड फिफ्थ लास्ट 5, सिक्स्थ एंड सिक्स्थ लास्ट 3। अब क्या करना है मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15। अब क्या करना है तीसरे नंबर पर आकर इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है। 12 और 25 कितना होता है 37, 12 और 15 कितना होता है 27, और यहां अब लास्ट में जो आउटपुट आ रहा है यहां डिफरेंस निकालना है बड़े में से छोटे को, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब इसमें बस एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, अगर वो क्वेश्चन आएगा तो सेकंड में सॉल्व करके आप आगे बढ़ जाएंगे, और अक्सर देखने को मिलता है उस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बस को कंपाइल कराया, फिर कार को, फिर होटल को, फिर मोबाइल को, फिर पिन को, फिर ट्री को। तो हमें समझ में आ गया कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। सबसे पहले बस को, फिर कार को, होटल को, मोबाइल को, पिन और ट्री, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, वो पूछ कुछ और रहा है। 10 आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग, गुड। क्या पूछ रहा है आपसे, तो थोड़ा सा चैट वैट बंद करके इसको समझ लीजिए। नीचे दिए गए यानी थर्ड स्टेप की बात कर रहा है। थर्ड स्टेप का इनपुट कैसा होगा, वो आपसे पूछ रहा है कि नीचे जो तीसरा स्टेप दिया गया है उसका इनपुट कैसा होगा। तो मैं समझता हूं ये जो दिया गया है हमें तीसरा स्टेप, इसके इनपुट की बात कर रहा है शायद। समस्या इस बात की है कि तीसरा स्टेप हमें दिखाया जा रहा है और हमसे इनपुट पूछा जा रहा है। यानी ठीक वैसी ही कंडीशन हो गई कि हमें कोई 3 साल का बच्चा दिखाया जाए और हमसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए ये जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन कैसा था। तो क्या एग्जैक्ट आप बता सकते हैं कि पैदा हुआ था उस दिन ऐसा था? मैं समझता हूं कोई नहीं बता सकता। तो तीसरा स्टेप इसका ऐसा है जिसमें सबसे आगे हमें क्या दिख रहा है, डॉग, फिर दिख रहा है हैट, फिर दिख रहा है काइट, उसके बाद में टी और सॉल्ट। तो टी और सॉल्ट तो कंपाइल हो नहीं रखे हैं, सिर्फ यही कंपाइल हो रखे हैं। ये डॉग जो है सबसे पहले नंबर पर है, इसको कहां से उठा के लाए होंगे? तीसरे स्टेप में पहले नंबर पर है, लाए कहां से होंगे ये नहीं पता है। इसको हम कहां से लाए होंगे ये हमें पता नहीं लग रहा है, इसलिए इसका इनपुट कैसा रहा होगा ये भी हमें नहीं पता है। जैसे इसमें देखें, सबसे पहले हम किसको उठाकर लाए, बस को कंपाइल कराया।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर पर बस है, इसलिए सबसे पहले पर आया है, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से आया है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से। ये बस पांचवें नंबर पर भी होता तो भी पहले पर आता, लास्ट में होता तो भी पहले पर आता, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बस आ रहा है, इसीलिए ये डॉग सबसे आगे इसलिए आया है कि डॉग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा, लेकिन कहां से आया है ये हमें पता नहीं है। इसलिए आपसे आज के बाद अगर पूछा जाए कौन सा है या कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा आंख बंद करके सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर वो आपसे कंफर्म पूछ ले कैसा है, कैसा था, कैसा होगा, तो आंसर आपका क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहां तो भाई बच के निकल जाएंगे हम, लेकिन कभी कभी क्या करता है ये, कभी कभी पूछकर ही मानता है। जैसे वो आपसे कहेगा कैसा हो सकता है, यानी वो बिल्कुल अब आपके स्तर पर आ गया, वो ये कह रहा है कि ठीक है भाई, पक्का नहीं पता है आपको, तो संभावना ही बता दो कि इनमें से कैसा हो सकता है। यानी अब बचने की गुंजाइश खत्म हो गई। अब आपको क्या देखना है? अब आपको यह देखना है कि ये स्टेप है तीसरा, जिसमें डॉग कंपाइल हो रखा है, हेड कंपाइल हो रखा है और काइट कंपाइल हो रखा है। यानी पहले स्टेप में ये, दूसरे में ये और तीसरे में ये हुआ होगा। अगर कोई और कंपाइल होता दिखता तो सॉल्ट आगे होता, टी पीछे होता, यानी तीन स्टेप में तीन कंपाइल हुए हैं, तो अपने आप एक भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई अपने आप उसी ऑर्डर पे आ जाता तो स्टेप होते तीन और कंपाइल होते दिखाई देते चार। तो हर एक को कंपाइल कराया गया है, और हर एक को अगर कंपाइल कराया गया है तो इन ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है ये आपको पता करना है। अगर हमें ये पता होता कि कौन सा हो सकता है, फिर तो कंफर्म भी बता देते। हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता ये बता सकते हैं बस। तो चलिए कौन सा नहीं हो सकता ये देख लेते हैं। एक तो ये पहला वाला नहीं हो सकता और एक दूसरा वाला नहीं हो सकता। इनके बारे में तो पक्का पता है। कैसे पक्का पता है? अगर हेट सबसे आगे होता इनपुट में तो इसे कंपाइल नहीं कराना पड़ता, डॉग को कंपाइल कराते ही हेट अपने आप आ जाता। और यहां हमें पता है कि हेट के लिए अलग से एक स्टेप चलना पड़ा है, पहले में ये, दूसरे में ये और तीसरे में ये, तीन ही कंपाइल हो रखे हैं और तीन स्टेप हैं। ऐसे ही काइट अगर सबसे आगे होता तो पहले स्टेप में डॉग को लेकर आए, दूसरे में हेट को लेकर आए और काइट अपने आप कंपाइल होता, यानी दूसरा भी नहीं हो सकता। और लास्ट वाले को तो आंख बंद करके गलत किया जा सकता है। कैसे? लास्ट में टी और सॉल्ट, टी आगे है और सॉल्ट पीछे है, इसका मतलब हमने डॉग उठाया, हेट उठाया, काइट उठाया, बाकी सब एज इट इज छोड़ते जा रहे हैं। एज इट इज यानी जिस क्रम में थे उसमें। तो मूल इनपुट में क्रम में टी आगे था या सॉल्ट आगे था, तो हमें पता लग रहा है टी आगे था, सॉल्ट पीछे था। इसलिए इनपुट में टी आगे दिखना चाहिए न कि सॉल्ट। यहां सॉल्ट आगे दिखाई दे रहा है और टी पीछे दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसा इनपुट भी नहीं हो सकता। इनपुट सिर्फ ऐसा हो सकता है जिसमें टी सबसे आगे है, पहले स्टेप में डॉग उठाया, दूसरे में हेट उठाया, तीसरे में काइट उठाया और फिर बचा टी और सॉल्ट। फिर बचा यहां पर टी और सॉल्ट, यानी हमारा तीसरा स्टेप इससे निकल के आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, टी सबसे आगे होगा, बाकी ये चारों तो कोई भी कहीं भी हो सकता है। और ये चारों अगर कहीं भी हो सकते हैं तो चार को कितने तरीके से रोटेट करा सकते हैं? कल आपने देखा था 4 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 24 तरीके से। तो हमें समझ में आ रहा है कि इसके 24 इनपुट हो सकते हैं। उन 24 में से कोई एक है ये, इसलिए ये है नहीं, सिर्फ हो सकता है, पक्का नहीं पता है इसका, ये केवल हो सकता है। और उसने भी हमसे पूछा है कौन सा हो सकता है, तो हमारा आंसर होगा थर्ड। बात समझ में आ गई होगी आपको। बस आपको अब इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर एग्जाम में आपके में आएगा
लॉजिक आसान होगा, टफ नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मैंने आपको जो 10 क्वेश्चन कराए इन्हीं में से आएगा। 99% चांसेस हो सकते हैं कि लॉजिक इन्हीं में से आए, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि इसी में से आएगा, क्योंकि स्थितियां जब विपरीत होती है, स्थितियां जब अपने फेवर में नहीं होती हैं, तो आदमी ऊंट पर बैठ जाए तब भी कुत्ता काट लेता है। तो पता नहीं होता, 20 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ तो भी 21वां लॉजिक आता है। इसलिए सिर्फ इन 10 पर डिपेंड होने से काम नहीं चलेगा, आप और भी इसकी कुछ प्रैक्टिस करिए। अब आपको ये समझ आने लग गया होगा कि आखिर ये सब है क्या। ठीक है, तो कल हम किसी दूसरी क्लास के साथ मिलेंगे, और सैटरडे का तो मुझे भी वेट है और आपको भी वेट रहेगा। प्रॉपर एक क्लास हमारी मैराथन क्लास, क्या मैराथन से भी बहुत आगे की बात होगी, वो कंप्लीट रीजनिंग टोटल डाउट्स, यानी रीजनिंग के टोटल डाउट्स खत्म होंगे। छोटे से छोटा टॉपिक हो, बड़े से बड़ा टॉपिक हो, सारे टॉपिक्स को लेकर चलेंगे उस दिन। ठीक है, तो उससे पहले अभी 2-3 टॉपिक्स के लिए आप लोगों की बहुत ज्यादा, मैं इतने सारे कमेंट्स देखता हूं, तो सबसे ज्यादा मुझे क्लॉक कैलेंडर, कुछ लोग अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो भाई इनको भी मैं कराऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं बस उस तरह से प्यार देते रहिए। हाँ, नॉन वर्बल का इमेज रह गया है, अभी एम्बल्डेंट फिगर रह गया है, फॉर्मेशन ऑफ फिगर रह गया है, मुझे पता है। नॉन वर्बल का भी मैं कोशिश करता हूं कि एक आध क्लास तो आज ही रिकॉर्ड करके मैं डलवा दूंगा। ठीक है, एक आध क्लास आज ही डलवा दूंगा। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैंने पहले से ये सब नहीं कर रखा है। अगर पहले से सब कर रखा होता तो वो सारी क्लासेस आपको वो ऐप पर पड़ी हुई हैं, बहुत सारी क्लासेस वो अलग है, लेकिन इस तरह से यूट्यूब पर नहीं है तो मैं उसको डाल पाऊं। टीचिंग एप्टीट्यूड उतना ही ब्यूटीफुल है जितने आप, अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका बड़प्पन है। देखिए, टीचर कोई कुछ नहीं होता, सब आप हैं टीचर को टीचर बनाने वाले। वो तुलसीदास एक जगह लिखते हैं, हो तो हतो खरको हसबार तिहारी नाम गयंद चढ़ाओ। मैं तो गधे पर बैठने लायक आदमी था, हे परमात्मा ये तो आपकी कृपा है कि आपने हाथी पर बैठा दिया। तो मैं तो ये छोटी सी 4 दीवारी में रहने वाला आदमी था, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पर इतना प्यार मिलेगा। तो ये सब आपकी कृपा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कल मिलते हैं।